नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं हर्ष त्यागी। गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर प्रांगण में पुलिसकर्मियों पर जानलेवा हमला करने के साथ ही धार्मिक नारेबाजी करने वाला अहमद मुर्तजा अब्बासी पर अब जांच एजेंसियों की सख्ती बढ़ती जा रही है। अब्बासी को 2 दिन से रिमांड पर लेकर पड़ताल में लगी उत्तर प्रदेश एटीएस से जांच अब एनआईए अपने हाथ में लेगी। अभी तो लखनऊ में मुर्तजा से एटीएस की पूछताछ जारी है। एटीएस मुर्तजा के कुछ करीबियों से उसका सामना कराने की तैयारी में है और इसी दौरान एनआईए की एक टीम ने भी आज मुर्तजा से पूछताछ की। अहमद मुर्तजा अब्बासी के मामले में उत्तर प्रदेश के अलावा मुंबई और अन्य कई स्थानों से भी संपर्क बताया जा रहा है और इसी कारण अब एनआईए इस मामले की जांच को अपने हाथ में ले सकता है। एटीएस के साथ एनआईए ने फिलहाल कट्टरपंथियों के संपर्क में रहे कुछ अन्य संदिग्ध और मुर्तजा के बीच कनेक्शन को लेकर भी छानबीन के लिए कदम तेजी के साथ आगे बढ़ा दिए हैं। यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह ने एमएलसी चुनाव पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि जिस तरह से लोगों का ट्रेंड सामने आया है और लोगों का योगी आदित्यनाथ के प्रति विश्वास है, उससे लगता है कि सारी सीट बीजेपी जीतने जा रही है और एक बार पुनः विधान परिषद में बीजेपी का बहुमत होगा। योगी के मंत्री ने कहा कि मैंने आज अपना वोट कांठ मतदान केंद्र पर किया है, वहां देखकर लग रहा है कि कोई लड़ाई नहीं है। पूरे प्रदेश में चुनाव एक तरफा है क्योंकि ये आम लोगों का चुनाव नहीं है, जनप्रतिनिधियों का चुनाव है और पूरी स्थिति 12 तारीख में सामने आ जाएगी। योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री मतदान करने के बाद मीडिया से चर्चा कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने अपना ये बयान दिया। 30 सीटें स्थान। आप सभी को अष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। कल रामनवमी है। सरकार ने बहुत अच्छी व्यवस्था की है। प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत अच्छी व्यवस्था और अच्छे मन से रामनवमी मनाने की अपील की है लोगों से। विधान परिषद की 100 सीटों में से 36 सीटें स्थानीय निकाय प्राधिकारी क्षेत्र से चुनकर लोग जाते हैं। उसमें से 9 प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के निर्विरोध चुनाव जीत गए हैं। 27 सीटों पर चुनाव है। जिस प्रकार का ट्रेंड है मतदान का, लोगों का सहयोग है और लोगों का सरकार के प्रति और माननीय योगी जी के प्रति विश्वास है, उससे मुझे लगता है आज देख कर के सारी सीटें भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से चुनाव जीतेगी और एक बार पुनः विधान परिषद में भी भारतीय जनता पार्टी का बहुमत होगा। सर, मुरादाबाद सपा का गढ़ माना जाता है, कितनी टक्कर मानते हैं कि समाजवादी पार्टी ने जो है तुम्हारा सपा का गढ़ है, 6 में से जो है 5 सीटें सपा पे हैं, मुरादाबाद में किस तरीके की स्थिति रहेगी? मैंने आज मतदान किया है, कांठ मेरा पोलिंग स्टेशन था, तो जितनी जानकारी मुझे मिल रही है उसमें कोई लड़ाई नहीं है। चुनाव एक तरफा है मुरादाबाद सहित पूरे प्रदेश में और 12 तारीख को स्थिति स्पष्ट हो जाएगी और मैं विश्वास के साथ कहता हूँ कि ये जनता का चुनाव नहीं है, जनप्रतिनिधियों ने जनप्रतिनिधि को चुनाव करना है। तो सब लोग समझदार हैं और सब ने अपने विवेक का इस्तेमाल करके भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे के साथ अपने गांव के, अपने क्षेत्र के, अपने जिला पंचायतों के, अपने नगर निकायों के विकास के लिए मतदान किया है और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान किया है। पीलीभीत में एमएलसी चुनाव को लेकर सुबह से शांतिपूर्वक वोटिंग जारी है और शहर के नगर पालिका बुधवार गन्ना विकास और चीनी मिल राज्य मंत्री संजय सिंह गंगवार ने भी अपना वोट डाला। इसके बाद उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि सभी लोग योगी जी के शासन से संतुष्ट हैं और योगी जी के नाम पर वोट पड़ रहा है। हम लोग जो प्रस्ताव सदन में पास करवाएंगे उसके लिए बहुमत से विधान परिषद में भी पूरा बहुमत होना चाहिए, जिसके लिए हम लोग पूरे तरीके से दोनों सदनों में कोई भी प्रस्ताव पास करा सकते हैं, जिसके चलते यूपी की सरकारों और यूपी की आम जनता को भरपूर फायदा होगा। जहाँपुर मिला करके ये एक कॉन्स्टिट्यूंसी है पीलीभीत से जहाँपुर, यहाँ तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ही मतदान हो रहा है। परम पूज्य योगी जी के विकास कार्यों को लेकर, कानून व्यवस्था को लेकर के ये नेता को चुन रहे हैं। प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्य जो जनता से चुने हुए प्रतिनिधि हैं वो अपने प्रतिनिधि का चुनाव कर रहे हैं। तो सब नेता हैं और सब परम पूज्य योगी जी के में और भारतीय जनता पार्टी में आस्था रखते हैं, इसलिए यहाँ तो हम लोग जीत ही रहे हैं और पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के ही प्रत्याशी जीतेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है और निश्चित रूप से उसका लाभ
हम लोग विधानसभा में जो बिल पास होके जाएगा वो विधान परिषद में हमारी पार्टी का बहुमत होगा तो वो वहाँ पास होगा और पास होने के बाद उसका लाभ उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ जनता को मिलने वाला है। पीलीभीत और शाहजहाँपुर मिला करके ये एक कॉन्स्टिट्यूंसी है, पीलीभीत शाहजहाँपुर। यहाँ तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ही मतदान हो रहा है। परम पूज्य योगी जी के विकास कार्यों को लेकर, कानून व्यवस्था को लेकर के ये नेता को चुन रहे हैं। प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्य जो जनता से चुने हुए प्रतिनिधि हैं वो अपने प्रतिनिधि का चुनाव कर रहे हैं, तो सब नेता हैं और सब परम पूज्य योगी जी के में और भारतीय जनता पार्टी में आस्था रखते हैं। इसलिए यहाँ तो हम लोग जीत ही रहे हैं और पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के ही प्रत्याशी जीतेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। और निश्चित रूप से उसका लाभ हम लोग विधानसभा में जो बिल पास होके जाएगा वो विधान परिषद में हमारी पार्टी का बहुमत होगा तो वो वहाँ पास होगा और पास होने के बाद उसका लाभ उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ जनता को मिलने वाला है। पीलीभीत और शाहजहाँपुर मिला करके ये एक कॉन्स्टिट्यूंसी है, पीलीभीत शाहजहाँपुर। यहाँ तो निश्चित रूप से भारत आज यूपी में विधान परिषद की 36 सीटों पर मतदान किए गए। ऐसे में मतदान के दौरान भाऊपुर प्रधान दीप्ति तिवारी ने पीठासीन अधिकारी पर वोट खराब करने का आरोप लगाया और इसकी सूचना बीजेपी नेताओं को दी, जिसके बाद 1 दर्जन के करीब बीजेपी कार्यकर्ता और नेता मीडिया कर्मियों के साथ मतदान स्थल पर पहुंचे, जहां कवरेज कर रहे मीडिया कर्मी के साथ दबंग प्रधान सुधीर गुप्ता ने अभद्रता कर फोन छीनने की भी कोशिश की है। फर्रुखाबाद जिलाधिकारी की ओर से अनुपम दुबे, उनके परिवार की कुल लगभग 19 करोड़ की संपत्तियों की कुर्की के नोटिस में शामिल शहर की ठंडी सड़क स्थित होटल गुरु शरणम की कीमत 4 करोड़ 36 लाख रखी गई है। वहीं वाहनों और अन्य संपत्तियों का भी विवरण शामिल किया गया। कुर्क संपत्ति के संबंध में जवाब 11 अप्रैल को प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है। कुर्क संपत्तियों के प्रबंधन के लिए तहसीलदार सदर को प्रशासक नियुक्त किया गया है। जिलाधिकारी संजय कुमार सिंह की ओर से जारी किए गए कुर्की नोटिस में डॉक्टर अनुपम दुबे की कुल चल अचल संपत्ति की कीमत 9 करोड़ 53 लाख आंकी गई है। आपको बता दें कि जिलाधिकारी की तरफ से बसपा नेता अनुपम दुबे और उनके परिवार की कुल लगभग 19 करोड़ की संपत्तियों की कुर्की के नोटिस में जो शामिल संपत्तियां हैं उनमें शहर की ठंडी सड़क स्थित होटल गुरु शरणम है, जिसकी कीमत 4 करोड़ 36 लाख रखी गई है। वहीं वाहनों और अन्य संपत्तियों का विवरण भी उसमें शामिल किया गया है और कुर्क संपत्ति के संबंध में जवाब 11 अप्रैल को प्रस्तुत करने के लिए कहा गया। कुर्क संपत्तियों के प्रबंधन के लिए तहसीलदार सदर को प्रशासक नियुक्त किया गया है। जिलाधिकारी संजय कुमार सिंह की ओर से जारी किए गए कुर्की नोटिस में डॉक्टर अनुपम दुबे की कुल चल अचल संपत्ति की कीमत 9 करोड़ 53 लाख आंकी गई है।
मुरादाबाद शहर विधायक रितेश गुप्ता ने जलकल विभाग अधिकारियों पर ठेकेदारों से सांठगांठ कर विभाग को लाखों का नुकसान पहुंचाने की बात मुख्यमंत्री को भेजे पत्र में कही है। पत्र में विधायक रितेश गुप्ता ने आरोप लगाया कि नगर निगम के इस विभाग में टेंडर के नाम पर खानापूर्ति हो रही है, टेंडर हुए बिना ही भुगतान किए जा रहे हैं, इससे विभाग को लाखों रुपए का नुकसान उठाना पड़ रहा है। विधायक ने सीएम से दोनों विभागों के टेंडरों की जांच कराकर कार्रवाई की बात कही। विधायक ने कहा कि मैंने जलकल नगर निगम में चल रही घपले की शिकायत मुख्यमंत्री के साथ नगर विकास मंत्री और मंडल आयुक्त से की है। महापौर विनोद अग्रवाल ने बताया कि जलकल में 3 साल पहले शिकायत पर जांच की गई थी, तब मामले का पटापेश हो गया था और अब प्रकरण दोबारा उठने पर मामले की विभागीय स्तर पर जांच के लिए कहा जाएगा। पूर्व 3 वर्ष पूर्व सदन की बैठक में ये मुद्दा उठा था और तब हमने इसके जांच के आदेश दिए थे सदन के द्वारा, और सदन के आदेश के बाद नगर आयुक्त महोदय ने अपने स्तर से एक जांच कमेटी बैठाकर जांच कराई थी। अब अगर उस जांच की रिपोर्ट अभी तक स्पष्ट तौर पे सदन में प्रस्तुत नहीं की गई है, अब वो सदन में प्रस्तुत की गई हो तब इसके बाद कुछ कहा जा सकता है। और माननीय विधायक जी ने जो आज शिकायत की है वो अपनी जगह बिल्कुल सही है, उनका अधिकार है, और मंडल आयुक्त महोदय इसकी जांच करें। और भी कई मामले ऐसे हैं जिनकी जांच होना प्रस्तावित है, सदन में ये मुद्दे कई बार उठ चुके हैं। अब ये घोटाला नहीं कह सकते इसको बिल्कुल भी। जो अनियमितता यदि कोई हुई है तो उसमें दोषियों पर कार्रवाई। जालौन में बुंदेलखंड विश्वविद्यालय द्वारा वार्षिक परीक्षाओं का आयोजन कराया जा रहा है और इन परीक्षाओं को विश्वविद्यालय द्वारा नकल विहीन कराने का दम भरा जा रहा है। लेकिन जालौन के शिक्षा माफिया परीक्षाओं में बेधड़क नकल कराकर सरकार के नकल विहीन परीक्षा करने के दावों की पोल खोलकर रख रहे हैं। योगी सरकार ने परीक्षा आयोजन कराने से पहले ही निर्देश दिए थे कि जो भी नकल करता हुआ पाया जाएगा उसके खिलाफ रासुका के तहत कार्रवाई की जाएगी। लेकिन इसकी परवाह किए बिना ही जालौन के छिरिया सलीमपुर क्षेत्र में पंडित बाबू चंद्रशेखर राम भरोसे तिवारी महाविद्यालय के शिक्षा माफिया बेधड़क होकर अपने परीक्षार्थियों को बोल बोलकर नकल करा रहे हैं। विद्यालय में सीसीटीवी भी लगे हैं, इसके बावजूद भी अध्यापक गेट के पास खड़े होकर बोलकर एक साथ सामूहिक नकल कराने में जुटे हैं, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। यहाँ पर केमिस्ट्री और बॉटनी के पेपर के दौरान एक टीचर क्लासरूम में स्टूडेंट्स को बोल बोलकर उनका पेपर सॉल्व करवा रहा है। ये वीडियो वायरल होने के बाद अधिकारी और महाविद्यालय प्रबंधन में हड़कंप मच गया है। आपको बता दें कि इससे पहले भी परीक्षाओं को लेकर तमाम तरह के सवाल सरकार पर उठते रहे और इसी पर बातचीत के लिए हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता संदीप दुबे हमारे साथ जुड़ गए हैं। संदीप दुबे जी, क्या वजह है कि सरकार नकल पर लगाम नहीं लगा पा रही है? शिक्षा के जो माफिया हैं इन पर लगाम नहीं लगा पा रही है। जालौन का एक वीडियो वायरल हो रहा है, बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से अटैच ये कॉलेज है जहां पर खुलेआम बोल बोलकर टीचर नकल करा रहे हैं। क्या वजह है, आखिर क्यों लगाम नहीं लगा पा रहे आप लोग? देखिए, ये वीडियो कहाँ का है इसकी जांच की जा रही है प्रशासन द्वारा, और नकल को किसी तरह से जो ये कृत्य है, सरकार ऐसे जो लोग भी इसमें शामिल हैं उनके खिलाफ FIR होगा, मुकदमा होगा, उनको अंडर डाला जाएगा और इस तरह के किसी माफिया और गलत काम करने वालों को भारतीय जनता पार्टी की सरकार, यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी बर्दाश्त करने वाले नहीं है। और इसको सख्त संज्ञान में लिया गया। वहाँ प्रशासन के लोगों को भी आदेश दिया है कि वीडियो की जांच हो, कहाँ का है और उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो जो इसमें संलिप्त है। संदीप दुबे जी, आपकी बात से मैं सहमत हो भी जाऊं तो पिछले अगर आंकड़ों पर नजर डालें तो वो ये कहने को तैयार नहीं है कि अधिकारी आप लोगों की सुन पा रहे हैं। देखिए, 12वीं की परीक्षा में पेपर लीक हुआ, ये अब बुंदेलखंड विश्वविद्यालय का बॉटनी का पेपर है जिसमें टीचर नकल करा रहे हैं, उससे पहले सीटेट लीक हुआ। तो धरातल पर स्थिति बदलती हुई नजर नहीं आ रही, आपके तमाम निर्देश हवा हवाई साबित हो रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। कुछ विषय आया है संज्ञान में प्रशासन के और पूर्व में आया है। लोगों की मानसिकता बदलने की आवश्यकता है। चोरी की मानसिकता जो लोग लेके प्रदेश में बैठे हुए हैं, हमने पहले गुंडों को ठीक किया, अब इन चोरों को भी ठीक करेंगे और इनकी जगह उत्तर प्रदेश में नहीं है। ऐसे लोग जो शिक्षा व्यवस्था को और
बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, सरकार उसको बर्दाश्त नहीं करेगी। और सरकार के ऊपर कोई भी आरोप लग रहा है तो मैं सिर्फ यही कहूंगा उन लोगों से भी कि हम सबके अच्छे और बुरे कर्म से हमारा राष्ट्र प्रभावित होता है। हम सब लोग को मिलकर बेहतर करने, बेहतर सोचने की आवश्यकता है, क्योंकि अगर हम ऐसा करेंगे तो आने वाले भविष्य और वो लोग जो नकल करा रहे हैं, अपने बच्चों को नकल कर रहे हैं या इसमें संलिप्त हैं, उनके खिलाफ हम कठोर कार्रवाई करेंगे ताकि दूसरे लोग इस तरह करने से पहले हिम्मत न जुटा पाए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम बातचीत के लिए। बीजेपी युवा मोर्चा ने शनिवार को शिविर का आयोजन बीजेपी जिला कार्यालय पर किया, जहां कार्यकर्ताओं ने 40 यूनिट रक्तदान करने का लक्ष्य रखा था। वहीं रक्तदान शिविर का नेतृत्व कर रहे बीजेपी युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष कुलदीप प्रतिहार ने बताया कि रक्तदान से बड़ा कोई दान नहीं होता, इसलिए हमने इस रक्तदान शिविर का आयोजन भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में किया है और उसी के तहत रक्तदान शिविर हम लगा रहे हैं ताकि ये रक्त जरूरतमंदों के काम आए। और खबरों में बात करते हैं बुलंदशहर की। बुलंदशहर में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। आपको बता दें कि पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर अंतर्राज्यीय ई रिक्शा चोर गिरोह के 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही आरोपियों की निशानदेही पर चोरी के 10 ई रिक्शा भी बरामद किए हैं। वहीं आरोपियों के पास से 2 देसी तमंचे, 4 कारतूस और 1 चाकू बरामद हुआ है। साथ ही साथ आपको बता दें कि ये गिरोह दिल्ली, गाजियाबाद और नोएडा और बुलंदशहर में ई रिक्शा चोरी करते थे। बहुचर्चित नोएडा के ट्विन टावर को ध्वस्त करने के लिए उल्टी गिनती शुरू हो गई है। इन दोनों टावरों को 22 मई को गिराए जाने की तिथि तय की गई है, लेकिन उससे पहले 10 अप्रैल को एक टेस्ट ब्लास्ट किया जाएगा। इस टेस्ट ब्लास्ट से पता चलेगा कि दोनों टावरों को गिराने में कुल कितना विस्फोटक लगेगा। इसके लिए 10 अप्रैल की सुबह करीब 9 बजे विस्फोटक ट्विन टावर में लाया जाएगा। 2 से ढाई घंटे में पिलर में विस्फोटक लगाया जाएगा। सायरन की आवाज की जाएगी ताकि लोगों को आगाह किया जा सके कि लोग घर के अंदर रहें। एजेंसी की ओर से सुपरटेक, एमराल्ड कोर्ट और एटीएस के निवासियों को एहतियातन घर में रहने की सलाह दी गई है। टेस्ट ब्लास्ट के दौरान उन्हें अपने घरों में रहने को कहा गया है ताकि किसी तरह की असुरक्षा की बात ना हो और इसलिए निवासियों को पहले ही आगाह कर दिया है। एजेंसी का कहना है कि टेस्ट ब्लास्ट के दौरान ट्विन टावर के सामने की सड़क को पूरी तरह से बंद रखा जाएगा। दिल्ली के भजनपुरा से गाजियाबाद के मोदीनगर के सीकरी कला में मेले में आए एक ही परिवार के 9 लोग जहर खुरानी का शिकार हो गए। 8 लोगों को संजय नगर स्थित संयुक्त अस्पताल में भर्ती कराया गया और सभी की हालत स्थिर है। 1.5 वर्षीय एक बच्ची की हालत गंभीर होने पर उसे मेरठ मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है। बिजनौर में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई, जिसके बाद आस पड़ोस के लोगों ने आग पर कड़ी मशक्कत के बाद काबू पाया। आपको बता दें कि लोगों ने दमकल विभाग को इस घटना की सूचना दी थी, लेकिन दमकल विभाग मौके पर नहीं पहुंच पाया और जिसके बाद आसपास के लोगों ने आग पर काबू पाया। वहीं आग के कारण गरीब परिवार का सारा सामान जलकर राख हो गया और 2 पशु भी आग की चपेट में आ गए। आपको बता दें कि यह घटना बिजनौर जिले के बढ़ापुर कस्बे के मोहल्ला सत्यान का मामला है। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। बने रहिए एफएम न्यूज के साथ। नमस्कार।